Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to continue our chapter number 6, the three orders. Previously we have covered up the video of the part 1 that is available in the playlist. Now we are continuing with the part 2. So the first heading is the environment. From 5th to 10th century, most of the Europe was covered with vast forest. Lands was limited for agriculture. तो 5वीं शताब्दी से अगर हम 10वीं शताब्दी की बात करें तो यूरोप के बहुत सारे एरिया में क्या थे, जंगल थे, पेड़ पौधे थे, और जो खेती थी ज़मीन के लिए वो बहुत ही क्या थी, लिमिटेड रूप में अवेलेबल थी. पीजेंट्स डिससेटिस्फाइड विद देयर कंडीशंस कुड फ्ली फ्रॉम ऑपरेशन एंड लिव्ड इन द फॉरेस्ट. अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ना कि जो क्लर्जी के लोग थे या नोबल के लोग थे वो इनका एक्सप्लॉइटेशन करते थे पीजेंट से. तो अब एक बेचारे ये वैसे ही नहीं खेती कर पा रहे, ऊपर से इन्हें टैक्स भी देना पड़ता था. तो ये बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और इनका मन करता था कि यहाँ से भाग जाएं. क्यों? क्योंकि ये अत्याचार से मतलब परेशान हो चुके थे. तो और ये इन्होंने मतलब कि फॉरेस्ट में रहना. यूरोप वॉज फेसिंग इंटेंसली कोल्ड क्लाइमेटिक इन द पीरियड ड्यू टू द प्रोनोलेज्ड विंटर्स. तो यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी क्योंकि वहाँ पे सर्दियाँ क्या थी, बहुत लंबी हो रही थी. अ शॉर्ट एंड ग्रोइंग सीजन फॉर क्रॉप्स एंड रिड्यूस यील्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर. अब देखो मान लो धूप नहीं निकलेगी, बारिशें नहीं होंगी तो फिर फसलें कैसे होंगी. तो इस वजह से पैदावार बहुत ही क्या थी, कम थी, और एग्रीकल्चर क्या होती जा रही थी, घटती जा रही थी. फ्रॉम द 11th सेंचुरी यूरोप एंटर्ड अ वार्म फेज. 11वीं शताब्दी के बाद यूरोप का जो वातावरण था वो क्या हुआ, बदलना शुरू हुआ, और वार्म मतलब गर्म जो मौसम होता है वो वहाँ पे शुरुआत हुई. एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज ड्यू टू इट एग्रीकल्चर यील्ड इंक्रीज. और जो यूरोप का एवरेज टेम्परेचर था वो क्या होने लगा, बढ़ने लगा, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी. अ सिग्निफिकेंट रिड्यूस इन द फॉरेस्ट एरिया इन मैनी पार्ट्स ऑफ द यूरोप. अब जब देखो खेती बढ़ने लगेगी तो लोग अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जंगलों को काटेंगे ताकि उस ज़मीन का किस तरह उपयोग कर सकें, खेती करने के लिए. दिस मेड एक्सपेंशन ऑफ द एरिया अंडर कल्टिवेशन. ये एरिया है, यहाँ पे इसको एरिया कर लीजिएगा, एरिया अंडर कल्टीवेशन पॉसिबल. ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ पे एग्रीकल्चर के एरिया को एक्सपेंड किया गया. एग्रीकल्चर का एरिया जब ही एक्सपेंड होगा जब हम फॉरेस्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे. लैंड यूज़. इनिशियली एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाज वेरी पुअर. शुरुआत में यूरोप के अंदर जो खेती करने के तरीके थे वो बहुत ही ज़्यादा पुराने थे, और टेक्नोलॉजी भी क्या थी उनकी खेती करने की, बहुत पुअर थी. पीजेंट्स यूज वुडन प्लग विच इज़ ड्रॉन बाय टीम ऑफ ऑक्सन. आपने देखा होगा जैसे इंडिया के अंदर भी था वो हल टाइप होता था जिसमें 2 बैल बनते थे खेती करने के लिए. इवन आज भी बहुत सारे गाँव में करते हैं लोग खेती, जिनके पास ट्रैक्टर्स या उतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी खरीद सकें. तो उस टाइम यूरोप के अंदर ये सब चीज़ें उपयोग होती थी. दिस प्लग मतलब हल जिसको बोलते हैं हम, कुड एट बेस्ट स्कार्च द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इसी से ही धरती को क्या किया जाता था, ज़मीन को खेती की जोता जाता था. फील्ड हैड टू बी डग बाय हैंड ऑफन वंस इन 4 ईयर. और हर 4 साल में वो मतलब अपने खेतों को हाथों से खोदते थे. एग्रीकल्चर वाज देयर फॉर वेरी लेबर इंटेंसिव. अब मशीनें तो थी नहीं, तो इसलिए किससे बेंडी खेती की जाती थी, इंसानों का उपयोग करके. क्रॉप रोटेशन वाज इन यूज. लैंड वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. वीट वाज ग्रोन ऑन 1 फील्ड, अदर वाज लेफ्ट फैलो. तो ज़मीन के हिस्सों को वो 2 हिस्सों में बांट देते थे कि जिस पे एक पे खेती करेंगे और दूसरे क्या होंगे, फैलो लैंड. मतलब इस साल इस वाली ज़मीन पे खेती, अगले साल उस वाली ज़मीन पे खेती. Rye was planted on the fallow land in the next year while the other half was left fallow. जैसे मैंने आपको बताया, एक साल इस टुकड़े पे खेती, दूसरे साल उस टुकड़े पे खेती. With this system, fertility of the soil decreased and famines were common and life was difficult for the poor. अब देखो एक साल तो खाने की फसलें उगाओगे और अगले साल नहीं उगाओगे तो भूखमरी तो आएगी, जिसकी वजह से अकाल पड़ने लगा और मिट्टी की उत्पादकता भी क्या होने लगी, घटने लगी. क्योंकि जो खेती करने की प्रैक्टिसेस थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी. Since they could not
टेस्ट ओपनली, दे डिड इट बाय पैसिव रेजिस्टेंस। तो ओपनली अगर क्लर्जी का या नोबिलिटी का या लॉर्ड्स का अगर विद्रोह करते तो फिर सज़ा मिलती इन पीजेंट्स को। तो पर ये क्या करते थे, निष्क्रिय प्रतिरोध करते थे उनका, मतलब कि जैसे कह सकते हैं कि एक तरह से शांत वे में उनका विरोध करना। They spent more time cultivating their own field and kept much of the product of that labor force themselves। तो वो क्या करते थे, जो अधिकतर टाइम वो अपना खेत जोतने में समय बिताते थे और जो भी खेत से उत्पादकता होती थी उसका बहुत बड़ा पोर्शन वो अपने ही पास रखते थे, मतलब उन्हें लॉर्ड्स को और क्लर्जी को देना धीरे धीरे कम कर रहे थे। दे आल्सो अवॉइडेड परफॉर्मिंग अनपेड सर्विस, और अनपेड सर्विसेज क्योंकि हमें पता है नोबल और क्लर्जी के लोग उनसे क्या करते थे, काम करवाते थे और उनको पैसा नहीं देते थे। तो इन्होंने अवॉइड करना शुरू किया कि भाई हम क्यों आए तेरे यहाँ काम करने जब तू हमें पैसा नहीं देता। दे केम इन टू कन्फ्लिक्ट, अब जब उनके यहाँ काम करने नहीं जाओगे फिर कन्फ्लिक्ट तो होगा, विवाद तो होगा। दे केम इन टू कन्फ्लिक्ट विद द लॉर्ड्स ओवर पास्चर्स एंड फॉरेस्ट लैंड, के ऊपर लॉर्ड से झगड़े भी होते रहते थे उनके। लॉर्ड कहता था कि भाई तू यहाँ पे काम कर, और वो चलो पीजेंट काम कर भी रहा, फिर उसे तनख्वाह भी नहीं देता था, तो फिर वो एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन ही तो था। Peasants saw these lands as resources to be used by the whole community, while the lords treated these as their private property। जो peasants थे, छोटे किसान थे, वो तो ये चाहते थे कि भाई ये जो ज़मीनें हैं इन पे सबका हक है और सब इसको बोएं और अपना रोजी रोटी चलाएं। पर जो लॉर्ड थे वो ये चाहते थे कि वो उनके पास रहे सारी ज़मीन, इन पीजेंट्स को ना देनी पड़े, और ये पीजेंट्स इसमें खेती करें इनके लिए फ्री में या बहुत कम रेट पे, और सारा मुनाफा ये लॉर्ड ले लें। इन लॉर्ड्स की ये सोच थी। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, बाय द 11th सेंचुरी देयर इज़ अ एविडेंस ऑफ सेवरल टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो 11वीं शताब्दी तक खेती करने के तरीकों में बहुत सारे परिवर्तन आए। कल्टिवेटर्स बिगेन यूजिंग हैवी आयरन टिप्ड प्लग एंड माउल्ड बोर्ड, मतलब कि फिर जो जैसे कह सकते हैं खेती के लिए जो इक्विपमेंट्स थे उनका आविष्कार या उनको मतलब कि आगे बढ़ावा दिया जाने लगा। These are the some of the equipments as you can see, और ये था वो खेत जोतने का इनका तरीका, ठीक है। तो इस तरह से, और अगर मैं देखूँ इक्विपमेंट्स इसमें अगर दिए हुए हैं, इक्विपमेंट का इसमें फ़ोटो नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सो लेट अस कंटिन्यू आवर चैप्टर। दीज प्लग्स, जो ये इन्होंने नए हल बनाए थे लोहे के, कुड डिग मच डीपर। ये तो जाहिर सी बात है, लकड़ी का हल तो इतना वो नहीं कर सकता था, मतलब गहरा खोद सकता था, पर ये तो खोद सकते थे। एंड द माउल्ड बोर्ड टर्न द टॉप सॉइल प्रॉपर्ली। अब इनकी वजह से, इन आविष्कारों की वजह से या इन इक्विपमेंट की वजह से अब वो खेती और अच्छे से कर पाते थे। इंस्टेड ऑफ द नेक हार्नेस द शोल्डर्स हार्नेस केम इनटू द यूज एंड गेव मोर पावर टू द एनिमल। तो पहले वो जो हार्नेस होती थी वो गले में बांध के मतलब उसको खींचना पड़ता था, ठीक है, पर अब वो कंधों वाली आ गई थी इनके पास, कंधों पे बांध के। तो कंधों से तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अब गले से फोर्स लगाएगा आदमी वो तो गला तो दुखने लगेगा एकदम। हॉर्सेज वर नाउ बेटर शोड विद आयरन हॉर्स शूज़। अब हॉर्स आपने देखा होगा, घोड़े की नाल होती है, उसके पाँव के नीचे लगाए जाते हैं ना, जैसे मतलब कि मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक से। ये फॉर एग्जांपल घोड़े का पाँव है, तो इस तरह का एक लोहे का पीस काट कर मतलब उसके पाँव के नीचे लगाया जाता है, ताकि जब वो घोड़ा चले तो उसका पाँव ना छिले और जो ये रफ सरफेस है उस पर उसे ग्रिप मिल जाए। तो इस तरह से उसके पाँव के नीचे लगाया जाता है घोड़े के, आपने देखा भी होगा इसको, ठीक है। यूज़ ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर वाज इंक्रीज्ड। तो विंड और वाटर एनर्जी का उपयोग खेती करने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया। मोर वाटर एंड विंड पावर्ड मील वर सेटअप। वो देखा होगा आपने, जैसे खेत के अंदर मान लो, जैसे खेत के पास से या खेत के अंदर कुआं खोद के ना एक इस तरह का गोल चक्कर होता है, इसमें छोटे छोटे बॉक्स बने होते थे इस तरह से, तो ये घूमते थे, तो ये उसमें से ना पानी बाहर निकालते थे इस तरह की। वो सारी मतलब मूवीज़ में या इस तरह से देखा होगा, जो पुराने रूरल एरिया से रिलेटेड मूवीज़ होती हैं उसमें दिखाया गया है ये चीज़ें, ठीक है। और लाइक मिलिंग कॉर्न एंड प्रेसिंग ग्रेप्स, ठीक है ना, ये सब चीज़ें भी वो क्या करते थे, यूज़ करते थे अपने जीवन जीने के लिए। These
देयर वर ऑल्सो चेंजेस इन लैंड यूज़, खेती करने के या ज़मीन को यूज़ करने के तरीक़ों में भी उन्होंने परिवर्तन लाया। द एग्रीकल्चरल लैंड वाज यूज्ड फ्रॉम अ 2 फील्ड टू अ 3 फील्ड सिस्टम। तो पहले तो 2 में कर रहे थे, हमने अभी पढ़ा कि एक पे खेती करते थे, दूसरा फैलो लैंड था। दे कुड प्लांट वन विद वीट और राय इन ऑटोमन फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो एक हिस्से पे तो ज़मीन के वो वीट और राय उगाते थे, ठीक है, ह्यूमन इंसानों के लिए। द सेकंड दूसरा जो था वो वसंत ऋतु के लिए रख लेते थे कि उसमें भाई हम दालें उगाएंगे, मूंग की, मसूर की, ये सब। और फॉर ह्यूमन यूज ओट्स, बरले, जौ, फॉर द हॉर्सेस, ये सब उगाएंगे। तो कहने का मतलब है 3 हिस्से बांट लिए ज़मीन के। एक हिस्से पे तो मान लो एक सीज़न में जब हम ऑटोमन सीज़न की बात कर रहे हैं तो वो वीट उगाएंगे। दूसरे सीज़न की जब हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग सीज़न में, यहाँ पे दाल उगा रहे हैं, लेंटिस उगा रहे हैं, ठीक है। और थर्ड वाले को हम वो क्या रखते थे, फैलो लैंड, अगले साल इस वाली ज़मीन पे बोएंगे। इस तरह से यूज़ करते थे खेती का। The third field lay fallow. Each year they rotated to use among the 3 fields. तो रोटेशन बना के रखा था और जिसकी वजह से वो खेती करते थे। फूड अवेलेबिलिटी डबल्ड, अब खेती तो वो प्रोडक्शन तो डबल हो ही जाना था, जाहिर सी बात है। They could now produce more food from less land. Average size decreased from 100 acres to 20 acres और 30 acres. अब पहले वो जितना 100 एकड़ में उगाते थे उतना वो 20 एकड़ और 30 एकड़ से जनरेट कर लेते थे, क्योंकि खेती करने का उन्होंने अब अपना तरीका बदल दिया था ना। This gave the peasants time for other activities like to set up small forages, मिस्त्री खाना and smiths, लोहार खाना in the villages where iron tipped plug, और ये सब चीज़ें भी उन्होंने, मतलब जैसे देखो खेत में हर वक्त तो ज़रूरत होती नहीं इंसान की, भाई फसलें बो दी, खेत जोत दिया, उसके बाद तो बस दिन में 1 आधे घंटे जाके देखो। बाकी जो टाइम होता था तो उन पीजेंट्स ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए क्या किया कि घर में छोटा बहुत काम कर लिया या लोहार खाना खोल दिया, इस तरह से। Peasants did not have enough money to set up water mills and windmills. This initiative was taken by the lords. तो जिन peasants के पास पैसा नहीं होता था वाटर मिल्स या विंड मिल्स लगाने के लिए, वो लॉर्ड्स मतलब जिम्मेदारी ले लेते थे कि चलो हम लगवा देंगे यहाँ। फ्रॉम द 11th century द पर्सनल बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूडलिज्म वर वीकनिंग। फ्यूडलिज्म व्यवस्था मैंने आपको बताई थी जिसमें मेहनत कोई और करता है, खाता कोई और है। तो ये व्यवस्था क्या हो गई, क्योंकि देखो हमने अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि पीजेंट लोग मेहनत करते थे और खाते कौन थे, लॉर्ड लोग और नोबल लोग। तो ये जो व्यवस्था थी ना फ्यूडलिज्म की, ये धीरे धीरे क्या होने लग गई, कमज़ोर होने लग गई, ठीक है। लॉर्ड फंड इट ईजी टू आस्क फॉर रेंट इन कैश नॉट सर्विसेज। अब लॉर्ड रेंट लेने लग गए भाई, अब वो फ्री में इनसे काम नहीं करवाते थे। अगर ये एक प्रेजेंट्स उनकी ज़मीनों को यूज़ कर रहे तो उसका किराया देना पड़ता था, पट्टे पे ली जाती है जैसे ज़मीन ने। एंड कल्टिवेटर्स वर सेलिंग देयर क्रॉप्स फॉर मनी। और जो खेती कर रहे थे वो लोग फसलें उगा के बेचते थे और मुनाफा कमाते थे, और जो लॉर्ड का हिस्सा होता था रेंट वो उसको दे देते थे। इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग फॉर अदर गुड्स, पहले तो वो अदर गुड्स के साथ उनको सामान को एक्सचेंज करते थे कि फसलें उगाई, बेच दे दी और सामान ले लिया, पर अब वो पैसा लेते थे। A fourth order, new towns and towns people. Let us see. द पॉपुलेशन ट्रेड, अब देखो विकास होना शुरू हुआ, लोगों पे पैसा आना शुरू हुआ, तो अब क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन धीरे धीरे आने लगेगी। द पॉपुलेशन ट्रेड एंड टाउन वर इंक्रीज बाय द एक्सपेंशन इन द एग्रीकल्चर। जैसे जैसे खेती मतलब बढ़ेगी और लोगों की कमाइयाँ बढ़ेंगी तो तरक्की भी आएगी। पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वाज 42 मिलियन, मतलब 4 करोड़ 20 लाख थी इन 1000, मतलब कि 10th सेंचुरी में। 62 मिलियन थी 1200 सन में और 73 मिलियन हो गई थी 1300 सन में। देखो मतलब 100 साल के अंदर अंदर वहाँ पे 11 मिलियन लोग बढ़े। हालांकि है तो कमी, पर अगर आज के संदर्भ में देखो 1950 और 2022 की कंपैरिजन करोगे इंडिया की पॉपुलेशन का, तो आपको 70 से 80 करोड़ के आसपास का ग्रोथ मिलेगा। और यहाँ एक सेंचुरी में बढ़ रहे हैं 1 करोड़ 10 लाख लोग। बेटर फूड मीन्ट अ लार्ज लाइफ स्पैन, तो जितना बढ़िया भोजन होगा उतना ही ज़्यादा जीवन क्या होगा, अच्छा होगा। आज आप देखो जो फसलें खेतों से उगाई जाती हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, या हम जो फास्ट फूड खाते हैं या जो पैकेट के फूड हैं, ये सब कोई हेल्दी थोड़ी हैं, शरीर के लिए बढ़िया थोड़ी हैं। इसलिए आप देखो आज एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है इंडिया का वो 68.9 पे चल रहा है, तो और पहले ये बहुत ज़्यादा होता था।
द टाउन्स ऑफ द रोमन एम्पायर हैड डिस्ट्रॉयड आफ्टर इट्स फॉल, रोमन एम्पायर भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया और जब उसका पतन हुआ। बट फ्रॉम द 11th सेंचुरी एज एग्रीकल्चर इंक्रीज एंड टाउन बिगिन टू ग्रो अगेन, पर जैसे जैसे खेती का एक्सपेंशन हुआ कस्बे और शहरों का मतलब कि निर्माण होना शुरू हुआ दोबारा से, क्योंकि लोगों पे पैसा आ रहा था। तो जब देखो पैसा आता है तो फिर इंसान का जीवन स्तर क्या होता है, बढ़ता है। तो पीजेंट्स हु हैड सरप्लस, जिनके पास आवश्यकता से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लो एक किसान के पास 100 किलो है पर उसको चाहिए 40 किलो, तो वो 60 किलो क्या करेगा, बेच देगा। तो ग्रेन टू सेल, बेच देते थे वो जिनके पास फालतू होता था। नीड अ प्लेस वेयर दे कुड सेट अप अ सेलिंग सेंटर एंड वेयर दे कुड बाय टूल्स एंड क्लोथ, तो अब उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ वो बेच सके और जहाँ से वो चीज़ें खरीद सके जो उन्हें चाहिए। और ये सब कहाँ होता है, बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर ही तो होती हैं चीज़ें ये सब। दिस लीड टू द ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर्स, मेले लगने लगे, ठीक है ना, एंड स्मॉल मार्केट सेंटर्स बनने लगे विच ग्रेजुअली डेवलप टाउन लाइक फीचर्स अ टाउन स्क्वायर, अ चर्च, रोड वेयर मर्चेंट्स बिल्ड शॉप्स एंड होम्स etc। तो धीरे धीरे कस्बों का और उसके बाद मार्केट्स का, बाज़ारों का भी धीरे धीरे चलन चलने लगा, जिसकी वजह से और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा था और ट्रेड और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या जीडीपी ग्रोथ बढ़ रहा था। इन टाउन्स पीपल पेड अ टैक्स टू द लॉर्ड हु ऑनर्ड द लैंड, तो जो पीपल्स होते थे कस्बों के अंदर वो क्या करते थे, टैक्स देते थे लॉर्ड्स को। जाहिर सी बात है जब उसकी ज़मीन यूज़ करेंगे तो टैक्स तो देंगे। टाउन ऑफर्ड मैनी पेड वर्क्स एंड फ्रीडम फ्रॉम द लॉर्ड्स कंट्रोल, तो और पर कस्बों में ये भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी कि भाई लॉर्ड की बाउंडेशन नहीं हो सकती थी और फ्रीडम था कि अगर कोई और काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा धीरे धीरे आर्थिक जो गतिविधियां थी वो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। टाउन एयर मेक्स फ्री वाज अ पॉपुलर सेइंग, और नगर की हवा में स्वतंत्रता बनाती है, मतलब स्वतंत्र बनाती है, ये मतलब कहावत चल रही थी उस टाइम। मैनी सर्व्स, कृषि दास जो थे, जो फ्री में खेती करवाई जाती थी जिन पे, वांटेड टू बी फ्री। अब ये दास, कृषि दास मतलब वो व्यक्ति जो दास है एक, और उस पे क्या काम करवाया जा रहा है, खेती। तो वो आज़ाद होना चाहते थे, सो दे रन अवे, वो भाग जाते थे और कस्बों में शहरों में छुप जाते थे, क्योंकि वो बड़े होते थे, वहाँ ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता था काम। If a serf could stay for 1 year and 1 day within his lord discovering him, he would become a free man। अगर कोई वो कृषि दास अपने लॉर्ड से 1 साल 1 दिन तक मतलब छुपा रहा, ठीक है ना, उससे मतलब कि भाग गया और उससे छुप सका, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा उससे दूर हो चुका, तो वो आज़ाद माना जाता था। मैनी पीपल इन टाउन वर फ्री पीजेंट्स और एस्केप्ड, वो भागे हुए थे और 1 साल से ज़्यादा हो गया था, सर्फ थे वो और वो आज़ाद थे। वर प्रोवाइडेड अनस्किल्ड लेबर, और अनस्किल्ड लेबर ये अकुशल मजदूरी के रूप में काम करते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें बस एक ही तो काम आता था, खेती करना। अब शहरों में या कस्बों में, बाज़ारों में खेती थोड़ी करते हैं लोग, वो तो व्यापार करते हैं या और तरह के लोहार या सुनार इस तरह की सर्विसेज देते हैं, पर इन लोगों को तो सिर्फ खेती करना आता था, ये चीज़। द बिगर टाउन हैड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 3 लाख, जो बड़े टाउन कस्बे होते थे वहाँ पे पॉपुलेशन लगभग 3 लाख तक होने लग गई, ठीक है। दे कुड बी सेड टू हैव फॉर्म्ड अ 4th ऑर्डर, और इसी को ही कहा जाने लगा 4th ऑर्डर। तो याद रखना, पहला ऑर्डर हमारा क्लर्जी का, दूसरा ऑर्डर हमारा नोबल का, तीसरा ऑर्डर पीजेंट का, और चौथा ऑर्डर कौन सा हो गया, ये जो भागे हुए सर्फ्स थे या जो ये नए नए टाउन्स बनने लगे, ये हमारा चौथा ऑर्डर है, ठीक है। पर इस चैप्टर का नाम ही 3 ऑर्डर्स रखा गया है। द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज द गिल्ड, अब श्रेणी वाइज आर्थिक चीज़ें होती थी। ईच क्राफ्ट ऑफ इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज इनटू अ गिल्ड एन एसोसिएशन विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स प्राइस एंड इट्स सेल। तो श्रेणी बना दी गई, मतलब कि और ग्रेड तय कर दिए गए और ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो चीज़ों को कंट्रोल करती थी। द गिल्ड हॉल वाज अ फीचर ऑफ एवरी टाउन वेयर द हेड ऑफ ऑल द गिल्ड नेट फॉर्मली। तो जैसे मान लो कि ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है, और इनके 4 के 4 गिल्ड हैं, तो इन्होंने क्या बना रखा था, एक टाउन हॉल, जहाँ पे जो ये चारों गिल्ड के हेड होंगे ना, जो इसको देख रेख कर रहे हैं इस पूरे काम की, वो आके मिलते थे चारों लोग, ठीक है। इस तरह यहाँ पे बैठ के फिर चर्चाएं होती थी इनमें। द 11th सेंचुरी न्यू ट्रेड रूट्स विद वेस्ट एशिया वर डेवलपिंग, धीरे धीरे 11वीं शताब्दी तक जो नए रास्ते थे व्यापार के या ट्रेड के, वो मतलब इमर्ज होने लगे। स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स
एक्सचेंज्ड फॉर जानवरों की खाल एंड हंटिंग हॉक्स, ठीक है ना, बाज फॉर क्लॉथ, ये सब चीज़ें स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स जो ईस्ट एशिया वेस्ट एशिया से या मिडिल ईस्ट से या साउथ एशिया से जाते थे व्यापार करने, वो भी धीरे धीरे बढ़ावा हुआ, व्यापार बढ़ने लगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जब इंसान के हाथ में पैसा आता है उसका मन करता है कि मैं ये चीज़ भी खरीदूं, मैं वो भी खरीदूं, मेरे को ये अच्छा लग रहा। तो जब पैसा आएगा तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो चीज़ों को, नई नई चीज़ों का आविष्कार होगा, और फिर उसी हिसाब से मतलब कि लोगों की ज़रूरतें बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा। अर्लियर क्राफ्ट्समैन यूज टू ट्रैवल फ्रॉम मैनर टू मैनर, ठीक है ना, नाउ दे फाउंड इट ईजियर टू सेटल इन वन प्लेस वेयर गुड्स कुड बी प्रोड्यूस एंड ट्रेडेड फॉर फूड। उन्हें पहले मतलब कि नए स्टेट टू स्टेट जाना पड़ता था या हाउस टू हाउस ट्रैवल करना पड़ता था, बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। पर अब एक ऐसी जगह थी जहाँ से मतलब एक जगह से ही वो उगा भी सकते थे और व्यापार भी कर सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश के वेस्ट में वो प्रोडक्शन कर रहा है क्रॉप्स का और बेच उसको दिल्ली में रहा है जाके, तो पहले ये एग्जाम्पल के तौर पे। पर अब वो क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन भी उत्तर प्रदेश के वेस्ट में कर रहा है और बेच भी उत्तर प्रदेश के वेस्ट में ही रहा है, तो अब उसको ज़्यादा मुनाफा है ना, वो लागत दिल्ली जाने की बच गई। तो सेम यही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि उस टाइम ये चीज़ें भी होने लगी कि अब लोग वहीं पे ही बेचने लगे जहाँ पे वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे थे। मैनी टाउन्स ग्रू एंड ट्रेड कंटिन्यू टू एक्सपेंड, व्यापार बढ़ता गया, धीरे धीरे टाउन्स भी बढ़ते गए, मर्चेंट रिच भी होने लगे, पावरफुल भी होने लगा, और नोबेलिटी को चैलेंज करने लगे क्योंकि नोबेलिटी के इक्वल पैसा आ गया था अब इन पे। द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी में जो प्रॉब्लम सामने आई, लेट अस सी दोज। बाय द अर्ली 14th सेंचुरी यूरोप इकोनॉमिक एक्सपेंशन डिक्रीज, क्योंकि पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही थी और व्यापार बढ़ने लगा। अब एक बात याद रखना, जब व्यापार बढ़ता है तो कंपटीशन भी बढ़ता है, और कंपटीशन बढ़ता है तो हर कंपटीटर ये चाहता है कि उसकी लागत कम से कम आए, वही चीज़ अब होगी। फर्स्ट इन द नॉर्दर्न यूरोप बाय द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी वार्म समर ऑफ द प्रीवियस 300 ईयर हैड चेंज, वो जो मौसम बदला था, पहले तो बहुत ठंड होती थी 11वीं शताब्दी तक, फिर 300 साल वहाँ गर्मी शुरू, मतलब कि मौसम वार्म होना शुरू हुआ तो फसलें या वो सब चीज़ें हुई। पर अब मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, दोबारा से बदल गया फिर से, अब व्यापार पे तो फ़र्क पड़ना था। ड्यू टू दिस इट बिकम डिफ़िकल्ट, अब क्रॉप उगाना मुश्किल हो गया था दोबारा से। They are not treated well for the soil conservation, resulted in decreased fertility of the soil। तो अब ये ज़मीन बढ़िया तो नहीं है, क्योंकि ठंडे इलाके में तो फसलें कम ही हो सकती है ना, तो इस वजह से, क्योंकि ठंडे इलाके में आप जानते हो फूड ग्रेन नहीं उगाई जा सकती। फॉर एग्जांपल अगर हम हिमाचल या कुल्लू या उत्तराखंड वाले इलाके की बात करें, सेब तो बढ़िया हो जाएगा वहाँ पर, गेहूँ नहीं हो पाएगी। दे आर नॉट ट्रीट, ये हो गया। Before 13th century, large scale of the land of forest and pastures cleared for agriculture। 13वीं शताब्दी से पहले बहुत बड़े एरिया पे जंगल काट दिया गया था, क्योंकि वो वार्म मौसम था कि भाई खेती करेंगे पैसा कमाएंगे। अब वो पास्चर लैंड्स की क्या होने लगी, कमी होने लगी। द शॉर्ट ऑफ पास्चर रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल्स, जिस थे वो भी क्या होने लग गए, कम होने लग गए। पॉपुलेशन बढ़ रही, पर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ शॉर्टेज वाज सीन इन रिसोर्सेज एंड द इमीडिएट रिजल्ट वाज फेमाइन। अब संसाधन कम होने लगे, क्यों, क्योंकि ज़मीन अब उस हिसाब की नहीं थी कि खेती करी जा सके, पर पॉपुलेशन बढ़ रही थी तो भुखमरी आनी थी। इंडिया के अंदर आप देख लो, आज रोज़ाना कितने हाईवेज़, नई नई कॉलोनीज़ बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, और ज़मीन पर जिस पे प्रोडक्शन होता था वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। स्वेयर फेमाइंस हिट यूरोप बिटवीन 315 एंड 317 और 320 तक बहुत बड़ी संख्या में भुखमरी आई, बहुत बड़ी संख्या में उनके जानवरों की मृत्यु हुई, क्योंकि चारा ही नहीं था, उन्हें खिलाए कहाँ से। सेकेंड, स्वेयर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी बिकॉज ऑफ अ शॉर्टफॉल इन द आउटपुट ऑफ सिल्वर माइंस इन ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया में सिल्वर हो नहीं पा रहा था, चांदी हो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से सिक्कों की भी कमी होगी, कॉइन भी कम हो गए। दिस फोर्स्ड गवर्नमेंट टू रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट ऑफ द करेंसी, इसीलिए चांदी के सिक्के बनाना बंद किया गवर्नमेंट ने, और फिर और सस्ते मेटल के जैसे तांबे के कह लो वो सिक्के बनाने शुरू करे। हमारे इधर भी देख लो, शुरू में गोल्ड के सिक्के चलते थे, फिर तांबों के भी आए बीच में, और अब स्टील के चलते हैं। थर्ड, वो सिचुएशन हैपेंड एज ट्रेड एक्सपेंडेड इन द 13th-14th सेंचुरी, शिप कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्री हैज स्टार्टेड अराइविंग इन यूरोपियन पार्ट्स। अब पर बड़ी संख्या में व्यापारी तो आ रहे थे दूसरे देशों से अपना सामान लेके, पर इन यूरोपियंस के पास तो पैसा नहीं था खरीदने का, क्यों, क्योंकि वो चांदी नहीं बन रही थी, सिक्के ही नहीं बन रहे थे,
वो एक और मुसीबत। अब वो व्यापारी फिर तो अगली बार आएंगे भी नहीं, वो कहेंगे वहाँ तो कुछ है ही नहीं। फाइनल इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस, पॉपुलेशन डिक्रीज। अब लोगों को समझ आ गया तो जनसंख्या घटने लगी। क्यों? क्योंकि खाने के लिए ही नहीं है, तो फिर पॉपुलेशन बढ़ाना तो आदमी बाद का सोचेगा ना, पहले तो ये देखेगा कि अपने खाने का है या नहीं है, बाद में बच्चों को। तो वो चीज़ पॉपुलेशन घटने लगी, जिसकी वजह से लेबर भी घटने लगी, सीरियस इम्बैलेंसेस आए, ठीक है ना, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घट रही थी और भुखमरी भी थी। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड ड्रॉप्ड, खेती के जो कीमतें थी मतलब गुड्स की, वो क्या होने लगी? घटने लगी। किसकी? ये खेती के मतलब फसलों की मत समझना, ये उसकी हल की या जो लोहे के इक्विपमेंट होते थे उनकी। क्यों? क्योंकि खेती करे कहाँ आदमी, ज़मीन तो सारी बर्फीली हो रही है, तो इसलिए। वेजेस रेट इंक्रीज, बढ़ गए दिहाड़ी, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे थे, पॉपुलेशन घट रही थी, ठीक है ना। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर लेबर रोज इन इंग्लैंड बाय 250% से भी ज़्यादा बढ़ गई थी डिमांड, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप जानते हो क्या हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा भुखमरी आई थी, बहुत ज़्यादा मौतें हो गई थी। द सर्वाइविंग लेबर फोर्स वर चार्जिंग मोर देन डबल, अब जो जिंदा थी लेबर फोर्स, जो मतलब मजदूर काम करने के लिए जिंदा थे, अब अगर पहले वो 100 रुपये ले रहे थे, अब 200 रुपये ले रहे थे, उन्होंने भी मौके का फ़ायदा उठाना शुरू किया कि भाई जब काम मंद मतलब कि मजदूर ही नहीं है और हम हैं, तो फिर हम तो ज़्यादा चार्ज करेंगे। ये चीज़ कहने का मतलब है मोनोपोली बन रही थी। सोशल अनरेस्ट, सामाजिक असंतोष। Laborers' wages increased as agricultural price decreased. Due to this, low income badly affected. तो लेबरर्स के रेट बढ़ रहे थे मजदूरों के, जिसकी वजह से, और खेती के प्राइस घट रहे थे, या उसके क्या नाम है एग्रीकल्चरल टूल्स के, तो इस लोड पे तो फ़र्क पड़ना था इस चीज़ का। दे ट्राई टू गिव अप द मनी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिवाइव लेबर सर्विसेज, तो इन्होंने कोशिश करी कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स दे रखे हैं वो सब ख़त्म कर देंगे मनी के, और फिर से चालू करेंगे लेबर सर्विसेज। दिस वाज वायलेंटली अपोज, इसका विरोध हुआ पीजेंट्स के द्वारा, पर्टिकुलरली द बेटर एजुकेटेड एंड मोर प्रोस्पर्स वन, इन सब ने इसका विरोध किया। लेबर सर्विसेज समझ रहे हैं ना कि भाई हमारे खेत पे काम करो और आपको फसलें दे देंगे। अब इन लेबर्स को तो प्रॉब्लम होनी थी। क्यों? क्योंकि इन्हें तो डबल पैसा मिल रहा था, और अभी वो कह रहा कि मैं तो पैसा नहीं दूंगा, तो इन्हें तो समस्या होनी थी, तो इन्होंने विरोध किया। दिस वाज वायलेंटली, ये हो गया। इन 1323 पीजेंट्स रिवोल्टेड इन फ्लैंडर्स इन 1358, और इन जगहों पे विरोध शुरू हुआ इन ईयर्स में। It occurred in those areas which had experienced the prosperity of the economic expansion, but these rebellion were crushed. तो ये विद्रोह वहाँ पे ज़्यादा हुए जहाँ पे लोग तरक्की कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता ना इस चीज़ का, इसलिए। पर इन विद्रोहों को दबा दिया गया, क्रश कर दिया गया, क्योंकि पावरफुल लोग कभी भी विद्रोह को ज़्यादा देर तक चलने नहीं देते। द पीजेंट्स अपोजिशन एंश्योर्ड दैट द ओल्ड फ्यूडल रिलेशन कुड नॉट बी रीइम्पोज, तो जो पीजेंट्स के अपोज में थे, मतलब अपोजिशन, उन्होंने ये इंश्योर किया कि भाई हम दोबारा से वो फ्यूडल वाला सिस्टम लागू नहीं करने, और तुम ये विद्रोह या ये जो भी तुम हरकतें कर रहे हो वो बंद कर दो, पीजेंट को कहा इन्होंने। द मनी इकोनॉमी वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कुड नॉट बी चेंज, अब पैसे का अस्तित्व तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि अब उसे बदला नहीं जा सकता था। नाउ लेट अस रीड पॉलिटिकल चेंज। In the 15th and 16th century, Europe king strengthened their military and financial power. यूरोप के राजा ने अपनी मिलिट्री की और फाइनेंशियल पावर बढ़ानी शुरू करी। द किंग इंक्रीज देयर कंट्रोल ऑन द ऑर्गेनाइजिंग स्टैंडिंग आर्मीज, अ परमानेंट ब्यूरोक्रेसी एंड नेशनल टैक्स सिस्टम, ये सब उसने बढ़िया किया। इन द स्पेन पोर्तुगाल बिगेन इन यूरोप एक्सपेंशन ओवरसीज बाय डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड वेसलेज, तो ये सब चीज़ें वहाँ ख़त्म हो गई थी फ्यूडलिज्म या दासत्व का, तो पर अब उन्हें तो अपना अस्तित्व बढ़ाना था, तो उन्होंने अपना एक्सपेंशन धीरे धीरे शुरू किया। और यही वो वक्त है कि जब यूरोप दूसरे देशों में एक्सपेंड करना शुरू करता है अपने आप को। और 16वीं शताब्दी में जब 1600 सन शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में हमारे भारत में भी आया। दीज चेंजेस डन बाय लुइस 11 इन फ्रांस, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया, हेनरी 7 इन इंग्लैंड, तो इन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू किया और ये चेंजेस इन राजाओं के द्वारा लाए गए थे इन जगहों पे। रूलर्स इंट्रोड्यूस प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री इक्विप्ड विद गन एंड सीज आर्टिलरी डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल, तो पैदल सेना, उन्हें बंदूकें दी गई, उन्हें हथियार दिए गए, ठीक है ना। सेना का भी विस्तार करना शुरू किया, क्योंकि वही तो कंट्रोल करेगी विद्रोह को या लोगों को।
द पोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी ब्रोक इन फ्रंट ऑफ फायर पावर ऑफ द किंग। तो जो लोग विद्रोह करे थे वो राजा की बंदूकों के सामने कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि बंदूक की जब गोली चलेगी विद्रोह फिर कितना भी बड़ा हो वो तो छाती फाड़ देगी। बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, अब राजाओं ने मोनार्कों ने टैक्स बढ़ा दिए। अब वो बेचारे वो एक तो वैसे ही उनके इतने बुरे दिन चल रहे थे और बुरा वक्त आने वाला था। गोट एनफ रिवेन्यू, राजाओं को बहुत एनफ रिवेन्यू मिलने लगा अपनी आर्मीज बड़ी करने के लिए। एंड दस डिफेंडेड एंड एक्सपेंडेड देयर फ्रंटियर एंड ओवरकम इंटरनल रेजिस्टेंस टू रॉयल अथॉरिटी। तो एक तो अपनी आर्मी बड़ी करने के लिए उन्हें पर्याप्त पैसा मिलने लगा, दूसरा अगर कोई देश के अंदर ही या उनके साम्राज्य में उनका विद्रोह करता उसे भी उसका भी माइंड ठिकाने लगाने के लिए इन पर पर्याप्त मात्रा में पैसा आ गया था। ये सब चीज़ें। सेंट्रलाइजेशन वाज अपोज्ड बाय अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी वो लोग जो शासनीय व्यवस्था का राजा का विद्रोह कर रहे थे उन्हें सेंट्रलाइजेशन पसंद नहीं था। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जिसमें पावर को कंसंट्रेटेड कर दिया जाता है फ्यू हैंड में, और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, आप जानते हो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल और सेल्फ गवर्नमेंट्स भी हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और जब पावर सिर्फ एक फ्यू हैंड्स में हो, फॉर एग्जांपल केंद्र सरकार के पास, तो दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो इनके केस में राजा के हाथ में सारी पावर थी, जिसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इन इंग्लैंड रिबेलियन ओकर्ड एंड वर पुट डाउन, तो विद्रोह शुरू होता था पर राजा के पास तो गन बंदूकें सब थी, वो विद्रोह को क्या करते थे, दबा देते थे। इन फ्रांस लुइस 11 एंड टू डू अलोंग स्ट्रगल अगेंस्ट ड्यूक और प्रिंस के खिलाफ लुइस 11 ने अकेले मतलब स्ट्रगल किया। द नोबेलिटी यूज्ड देयर ब्रेन बिकम लॉयल टुवर्ड द किंग, अब नोबेलिटी को पता था कि अगर हमें अपना अस्तित्व बचाना तो भाई राजा के प्रति ईमानदार हो जाओ, राजा का साथ दो तो राजा हमें बढ़िया तरह रखेगा। क्यों, इन्हें पता था कि अगर हमने पीजेंट्स की तरफ से बोला कुछ, हालांकि नुकसान तो इनका भी था क्योंकि पीजेंट्स जा रहे थे, पीजेंट ही तो इनको सेवा देते थे, पर इन्होंने अपनी गर्दनें बचाने के लिए कि हम तो भाई राजा के साथ हैं, राजा को समर्थन दे रहे। नाउ दे वर गिवन परमानेंट पोजीशन एंड, अब राजा को जब वो करोगे, सपोर्ट करोगे तो राजा तो फिर आपके वो करेगा ही भाई, मदद करेगा ही। तो राजा ने इन्हें परमानेंट पोजीशन दे दी नोबल्स को, और फ्यूडल सिस्टम को भी मॉडिफाई कर दिया। दे अगेन स्ट्रेथेंड, अब इन नोबल लोगों को दोबारा से ताकत मिल गई। क्यों, क्योंकि अब ये राजा के चहीते हो गए। एंड इट हैज़ बीन कॉल्ड अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म, और इसी को क्या कहा जाने लगा, मॉडिफिकेशन कर दिया फ्यूडलिज्म में। फ्यूडलिज्म पहले तो ये कह रहे थे हम फ्यूडलिज्म को दोबारा से लागू नहीं होने देने, पर एक नए तरह का फ्यूडलिज्म लागू कर दिया। पैट्रोनेज, संरक्षण और सपोर्ट बिकम द वे ऑफ कोऑपरेशन, तो कहने का मतलब है कि ये नोबल राजा को मदद कर रहे, राजा के वाहवाह कर रहे हैं, तो ये सुरक्षित हैं। अब जो पीजेंट्स इन नोबल की वाहवाह करेगा वो पीजेंट सुरक्षित है, बाकी सब पे आप जानते हो क्या होगा, सुताई होगी। द किंग वॉज नो लॉन्गर एट द एपेक्स ऑफ अ पिरामिड वेयर लॉयल्टी वॉज इम्पोर्टेंट एंड नाउ ही वॉज एट द सेंटर, तो पहले तो किंग सबसे ऊपर होता था, पर अब किंग क्या है, केंद्र बिंदु में है, सेंटर में है। ये सब चारों तरफ उसके चारों तरफ हैं, जिसके उससे बढ़िया लिंक है वो उतना ही सुरक्षित है, वो उतना खुश है। पहले हर व्यक्ति उसके अंडर में था, पर अब जो जितना उसके नज़दीक है उसकी किस्मत उतनी बढ़िया है। पैट्रोनेज और सपोर्ट बिकम द वे ऑफ कोऑपरेशन, ये आपको समझ ही आ गया होगा। एंड पैट्रोनेज कुड बी गिवन इवन और ऑब्टेन्ड बाय मीन ऑफ मनी, ये चीज़ है। पैट्रोनेज को त्यागा भी जा सकता था और पैसे दे के खरीदा भी जा सकता था। राजा का विद्रोह कर दो, राजा को पैसा दो, मिलिट्री दो, तो पैट्रोनेज खरीद लो। They lent money to the king who used it to pay the wages of soldiers. This is very simple point. Therefore, money became an important way in which non-aristocratic elements like merchants and bankers could gain access to the court. तो मनी एक इम्पोर्टेंट वे बन गया था, और मनी तो है ही भाई सब कुछ, अगर देखा जाए आज के समय में भी या उस समय भी। रूलर्स thus made a space for non-feudal element in the state system. तो जो शासक थे नॉन फ्यूडल एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह थोड़ी बहुत बना दी थी। अब हम पढ़ेंगे ये सब चीज़ें होने के बाद का इतिहास फ्रांस का और इंग्लैंड का, फिर क्या हुआ। इन द रीजन ऑफ द चाइल्ड किंग लुइस 12 ऑफ फ्रांस इन 1614 अ मीटिंग वाज हेल्ड बाय द स्टेट जनरल विद 3 हाउसेज टू रिप्रेजेंट द 3 स्टेट ऑर्डर, क्लर्जी, नोवेल्टी एंड द रेस्ट। ठीक है, आफ्टर दिस it was not summoned
अगेन फॉर नियरली 2 सेंचुरीज टिल 1789 तक दोबारा से ये मीटिंग नहीं बुलाई गई। 1614 में बुलाई थी, उसके बाद नहीं बुलाई गई। बिकॉज द किंग डिड नॉट वांट टू शेयर पावर विद द 3 ऑर्डर्स। क्यों? पहली मीटिंग तो बुलाई कि चलो आओ भाई तीनों को बुला लो, सलाह मशवरा कर लेंगे और पावर्स को बांट लेंगे आपस में, पर दूसरी मीटिंग 1789 तक दूसरी मीटिंग नहीं बुलाई गई। क्यों? क्योंकि राजा पावर्स को बांटना नहीं चाहता था। In England, the Anglo-Saxon had a great council which the king had to consult before imposing any tax। तो इंग्लैंड के अंदर एक एंग्लो सैक्सोन काउंसिल थी जिसके से परामर्श करके ही राजा कोई भी टैक्स क्या करता था, इम्पोज करता था। फाइनली लास्ट पेज है। It was consisted of the House of Lords, the Lord and the clergy and the House of Commons representing town and rural area। अब मान लो तुम टैक्स इम्पोज करने का परामर्श कर रहे हो, जिनसे कर रहे हो और किन से कर रहे हो? जो लोग भूखे हैं पैसे के, जो लोग इंतज़ार में बैठे। आप टैक्स का मशवरा करोगे ये तो कहेंगे ही भाई आपको कि इन पे लगाओ जितना ज़्यादा टैक्स लगाया जा सकता है। किंग चार्ल्स वन रूल्ड फॉर 11 साल तक इसने शासन किया विदाउट कॉलिंग पार्लियामेंट, बिना बुलाए 11 साल तक। बताओ, कोई मीटिंग करे बिना, मशवरा करे बिना 11 साल तक शासन करता रहा। When he was forced to call it because he needed money, a section of parliament decided to go war against him and later executed him and established a republic। तो जब इसने बुलाया, जब इसे मजबूर किया गया तो इसने पार्लियामेंट्री बुलाई, इसने वहाँ सैंक्शन कराना सोचा कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है और पैसा सैंक्शन हो जाए संसद के अंदर। तो भाई फिर क्या हुआ, इसके खिलाफ वार छेड़ दिया और इसे एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया और एक रिपब्लिक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहाँ पे स्थापित हो गई। दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड मोनार्की वाज रिसोर्टेड। पर ये ज़्यादा दिन तक नहीं चली लोकतांत्रिक व्यवस्था और दोबारा से राजा का शासन आ गया वहाँ और रेगुलरली मतलब कि चीज़ें चलती रही। टुडे फ्रांस वाज अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इंग्लैंड वाज अ मोनार्की। प्रिंस है ना आज भी वहाँ, रानी का शासन, एलिजाबेथ, वो सब चीज़ें हैं, पर फ्रांस आज रिपब्लिक है। और आप जानते हो लिबर्टी का कंसेप्ट भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया 1789। This is because the different direction that the histories of the two countries took after the 17th century। इसके बाद दोनों देशों ने अपना इतिहास अलग से लिखना शुरू किया। 89 में फ्रांस का इतिहास अलग था, इंग्लैंड अलग इतिहास गया, पूरे एशिया पे, अमेरिका पे और इवन इंडिया पे कंट्रोल रखा इसने, अफ्रीका पे। उम्मीद है गाइस आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर किसी पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका आंसर देने की आपको पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और देखिए स्टूडेंट, अगर किसी पॉइंट से कोई भावना हर्ट हुई है आपकी तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरी कोई इंटेंशन नहीं है आपकी किसी भावना को हर्ट करने की। चीज़ें आपकी किताब में लिखी है, मैंने जस्ट आसान शब्दों में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, इस देश को अच्छा बनाइए, इस समाज को अच्छा बनाइए और स्वयं के लिए भी इस सोसाइटी में बहुत कुछ अच्छा कीजिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।